वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक को हिंदी में बोलते हैं भूकंप। तो भूकंप क्या होता है, क्यों आता है, इसके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, और ये भी जानेंगे कि अपने पृथ्वी पे भूकंप किन किन क्षेत्रों पे विशेष तौर से आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आखिर भूकंप होता क्या है। कि जैसा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है भूकंप। तो भूकंप मतलब कि भू मतलब धरती और कंप मतलब कांपना। तो धरती का कांपना। तो बात ये आती है कि क्या पूरी धरती जो है वो कांपते उसी को भूकंप बोलते हैं? तो नहीं। देखिए, धरती के अगर भाग की अगर बात करें तो सबसे जो ऊपरी परत होती है उसको हम लोग भूपर्पटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूपर्पटी या अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो मेनली 3 लेयर में पृथ्वी जो है वो डिवाइडेड है। एक ऊपरी भूपर्पटी कहलाता है सबसे ऊपर। उसके बाद वाला जो पोर्शन होता है उसको हम लोग मेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। और जो नीचे होता है वो गहराई में, उसको हम लोग बोलते हैं कोर। क्या होता है? कोर। तो इस तरीके से सबसे ऊपर भूपर्पटी हो गया। ठीक है, भूपर्पटी। दूसरे नंबर पे मेंटल आता है और तीसरा जो है वो कोर होता है। तो इस तरीके से पृथ्वी जो है वो बटी हुई होती है। तो जो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये जो है पोर्शन, ठीक, इस पोर्शन में जो हलचल होती है, इसी हलचल को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी हलचल को हम लोग बोलते हैं भूकंप। ठीक, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि भूकंप भूपृष्ठ, जैसा कि हमने बताया जो अर्थ क्रस्ट है या जो अर्थ सरफेस है, ठीक है, वहां पे आने वाला जो आकस्मिक कंपन है, ठीक, जो कि भूगर्भ चट्टानों के लचीलेपन या समस्थिति के कारण होने वाले समायोजन का परिमाण होता है। तो जो सबसे ऊपरी लेयर होती है, अर्थ क्रस्ट होती है, उसमें जो हलचल उत्पन्न होती है, हलचल क्यों उत्पन्न होगी? वहां पे जो चट्टाने हैं वो जो है या तो अपने आप को समायोजित करें, ठीक है, एडजस्ट करें। तो अगर जैसे मान लीजिए आप लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं, ठीक है, तो कुछ लोग बैठते हुए एडजस्ट करते हैं ना इस तरह। तो एडजस्ट करने के लिए भी तो हिलना पड़ेगा। तो जब हिलते हैं, ठीक है, तो यहीं पे उसी तरीके का जो हिलना डुलना या जो अपने आप को एडजस्ट करना जो होता है वो चट्टाने भी करती हैं। और कहाँ की चट्टाने? जो भूपर्पटी पे हैं या भूपृष्ठ पे हैं। तो उससे क्या होगा कि कंपन उत्पन्न होता है, और इस कंपन को ही क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि भूकंप का जो ओरिजिन है, मतलब भूकंप का जो प्रारंभ है वो कैसे होता है। ठीक है, तो भूकंप के जो कारण है वो दो तरीके के से हम कंसीडर कर सकते हैं, एक नेचुरल और एक जो है आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कृत्रिम रूप की अगर बात करें, तो उसमें जो फैक्टर है वो है मानव। ठीक है, तो एक जो भूकंप है प्राकृतिक कारणों से आ सकते हैं और दूसरा जो है वो मानवीय। तो भूकंप आने का जो कारण है, मतलब कि भूपृष्ठ पे जो हलचल उत्पन्न होनी है, चट्टानों में आपस में जो समायोजन होना है, उसका कारण जो है प्राकृतिक भी हो सकता है और मानवीय, दोनों कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्राकृतिक कारण है जिससे जो है भूपृष्ठ पर हलचल उत्पन्न होती है वो किस किस वजह से होती है। तो एक ज्वालामुखी क्रिया। ठीक, ज्वालामुखी क्रिया। तो ज्वालामुखी क्रिया की वजह से, मतलब कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ज्वालामुखी होता क्या है? ज्वालामुखी जो अंदर का जो मैग्मा है वो बाहर जब निकलने की कोशिश करता है, और मैग्मा होता क्या है? जो पिघली हुई जो चट्टानें होती हैं, जो हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे जो अंदर भूपृष्ठ के जो नीचे जो चट्टानें हैं वो जो है वो लिक्विड स्टेट में होती हैं, और वो जब बाहर निकलती हैं तो उसी को लावा कहते हैं। और ये जो निकलना होता है, ठीक, वो कहलाता है वोल्केनिक इरप्शन, ठीक, या ज्वालामुखी विस्फोट। तो ये जो ज्वालामुखी क्रिया है, इसकी वजह से भी जो भूपर्पटी की जो चट्टाने हैं उनमें जो है क्या होगा? हलचल होगा, और इससे भी क्या होगा? भूकंप की स्थिति उत्पन्न होगी। तो ये हो गया विवर्तनिक अस्थिरता। मतलब विवर्तनिक अस्थिरता से मतलब है टेक्टोनिक इंस्टेबिलिटी। टेक्टोनिक इंस्टेबिलिटी से मतलब है कि जो प्लेटें हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी पृथ्वी जो है वो छोटी और बड़ी प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। ये जो है प्लेट टेक्टोनिक में बताया गया है। और ये जो प्लेटें हैं, ठीक, ये एक दूसरे से समायोजित होने की कोशिश करती रहती हैं और इनमें जो है मूवमेंट होता रहता है। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ मूव हो रही है और इस पर कोई अगर चीज़ रखी है तो वो हिलेगी, और यही जो हिलना है वो क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। ठीक, तो ये एक हो गया विवर्तनिक अस्थिरता। संतुलन स्थापन। ठीक, तो अगर कोई चीज़ एडजस्ट हो रही है तो अपने आप को क्या करने की कोशिश करेगी? बैलेंस करने की कोशिश करेगी। तो संतुलन स्थापित करने के चक्कर में भी चट्टानें क्या होती हैं? वो हिलती हैं, और ये जो चट्टानों का हिलना है, क्या हमने बोला? भूकंप है। ठीक, तो ये चीज़ हो गया फोल्ड और फॉल्ट। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो माउंटेन फॉर्मेशन है, ठीक है, ओरोजेनेसिस है जिसको माउंटेन फॉर्मेशन बोला जाता है,
तो ओरोजेनेसिस की क्रिया में या तो फोल्ड होगा या फॉल्ट होगा, ठीक है। तो फोल्ड में क्या होगा, जो अर्थ क्रस्ट है वो जो है वो सिलवटें लेता है, फोल्ड लेता है। तो अगर फोल्डिंग होती है तो या तो क्या होगा, इस तरीके के जो है उच्चावाच बनेंगे, ठीक है। तो इनमें फोल्ड, और अगर फॉल्ट हो जाए, यहां से ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, ब्रेकडाउन हो गया, तो इस स्थिति में क्या होगा, हलचल उत्पन्न होगी। तो इस तरीके से याद रखिए कि जो विवर्तनिक अस्थिरता है, संतुलन स्थापन करने का प्रयास है, फोल्ड एंड फाउंटेन की स्थिति है, और इसके साथ जो प्लूटोनिक घटनाएं और भूगर्भिक गैसें हैं, इनके प्रसार होने की वजह से जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो भूपृष्ठ है उसमें हलचल उत्पन्न होती है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया अभी कि अगर जो लेयर के हमने बात की, ठीक, तो अगर ये जो भूपर्पटी है जिसको अर्थ क्रस्ट बोला जाता है, इसके नीचे जो हाई टेम्परेचर प्रेशर होने की वजह से जो चट्टानें हैं, ध्यान दीजिएगा, जो चट्टानें हैं वो मोल्टेन स्टेट में पाई जाती हैं, ठीक है। किस अवस्था में पाई जाती हैं, मोल्टेन स्टेट में, ठीक। अब ये जो पिघली हुई जो चट्टानें हैं और गैस हैं, ठीक, ये बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि इनकी कोशिश जो होती है वो फेल हो जाती है, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन इनमें इनके एक्सपेंशन होने की वजह से, इनके फैलाव होने की वजह से ये जो भूपर्पटी है, ठीक है, या भूपृष्ठ है, इसमें भी हलचल उत्पन्न होती है। ध्यान दीजिएगा, ज्वालामुखी क्रिया तो वह होती है जब यहाँ पे ये जो, अगर हम बात करें, कि अगर उद्गार हो गया, ठीक है, जैसे यहां से लावा निकलने का, मैग्मा निकलने का जो है अगर रास्ता मिल गया, तो वो तो ज्वालामुखी हो गया। लेकिन क्या हो सकता है, कभी कभी ये चीज जो है वो निकल नहीं पाती है, और ये जो मोल्टेन रॉक और जो गैसेज हैं वो जो है अंदर ही अंदर एक्सपेंड करती हैं, तो इस वजह से भी हलचल उत्पन्न होती है भूपृष्ठ पे। तो ये कुछ कारण हो गए किसके लिए, भूकंप आने के। अब एक साइंटिस्ट हैं, ठीक, इनका कहना यह है, जिनका नाम है रीड, इनका कहना यह है कि पहले तो इनके सिद्धांत को जान लेते हैं। इन्होंने ये कहा था प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। इनका कहना यह था कि कोई भी जो चट्टान होती है उसको तनाव सहने की एक क्षमता होती है, ठीक है। जब उस क्षमता के बाद अगर उसमें ज्यादा स्ट्रेस उत्पन्न होता है तो वो चट्टान जो है ब्रेकडाउन हो जाती है, ठीक है। तो इनके स्टेटमेंट को पढ़िए, उनके अनुसार प्रत्येक चट्टान में तनाव सहने की एक क्षमता होती है, ठीक है, और उसके पश्चात यदि तनाव बल और अधिक हो जाए, मतलब इससे ज्यादा अगर टेंसाइल फोर्स क्रिएट होता है, तो उस स्थिति में चट्टान टूट जाती है और टूटा हुआ भाग पुनः अपने स्थान पर वापस आ जाता है, ठीक है। जिस तरीके से स्प्रिंग होता है, ठीक, जैसा कि हम लोग जानते होंगे कि स्प्रिंग को आप जो है वो अगर हम खींचते हैं तो एक लेवल तक जो है खींचने का हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर हम फोर्स करें तो स्प्रिंग जो है टूट जाती है। तो टूटने के बाद जो है फिर से वो अपने स्थान पर आने की कोशिश करती है। तो इसी तरीके का जो गुण होता है वह जो है वो चट्टानों में भी होता है। तो अगर कोई चीज़ जो है खींची हुई है, इस तरह से तनी हुई है, तो स्थिरता बनी हुई है, लेकिन अगर ब्रेकडाउन होगी तो फिर वो क्या होगा, कंपन होगा, और इस कंपन की वजह से भी क्या होगा, भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। आगे अगर हम लोग बात करें, ओके, अब ये तो जो भी हम लोगों ने कारण देखा वो नेचुरल कॉजेज थे। अब हम लोग बात करेंगे जो मैन मेड हैं, ठीक है, या जो आर्टिफिशियल हैं, उनके बारे में बात करें, ठीक है। तो जो कृत्रिम या मानव निर्मित हैं उसमें क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, जो भी इरेशनल तरीके से मानव गतिविधियां होती हैं, जैसे बड़े बड़े डैम बनाना हो गया, ठीक है, सड़कों का निर्माण करना हो गया, उससे जो भूपृष्ठ है उस पे जो है हलचल उत्पन्न हो सकती है। सबसे बड़ा अगर एग्जांपल दूं तो जो महाराष्ट्र में जो लातूर में जो भूकंप आया था वो कोयना डैम की वजह से आया था। तो वो हैवी ग्रेविटी डैम था जिसकी वजह से जो भूपृष्ठ पर हलचल उत्पन्न हुई थी, और वहां पे एक बहुत विभत्स जो है वो भूकंप क्रिएट हुआ था। तो वो जो है मानव निर्मित गतिविधियों की वजह से। तो भूकंप मानवीय क्रियाओं के अवैज्ञानिकता के परिणाम होते हैं, और इस संदर्भ में विवर्तनिक रूप से अस्थिर प्रदेशों में सड़कों, बांधों, विशाल जलाशयों आदि के निर्माण का उदाहरण लिया जा सकता है। और इसके अलावा, ठीक, जो परमाणु परीक्षण है, एटॉमिक बम जो टेस्ट होता है, न्यूक्लियर बम टेस्ट होता है, उससे भी क्या होता है कि एक शॉर्ट
टाइम स्पैन में बहुत सारी ऊर्जा जो उत्पन्न होती है और वह भूपृष्ठ पर हलचल उत्पन्न करती है, तो इससे भी जो है वो भूकंप आ सकते हैं। तो देखिए, अगर न्यूक्लियर टेस्ट हो या हेवी ग्रेविटी डैम बनाए जा रहे हैं, ठीक, या बड़े बांध बनाए जा रहे हैं, तो ये कौन बना रहा है? मानव के द्वारा किया जा रहा है। तो मानव के इस तरह की गतिविधियों की वजह से अगर हलचल उत्पन्न हो रही है और भूकंप आ रहा है, तो वह क्या होगा? एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर कहलाएगा या कृत्रिम कारण कहलाएगा, किसका? भूकंप आने का। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में। देखिए, जब भूकंप की जब स्थिति उत्पन्न होती है तो होता क्या है, ठीक है? उस स्थिति में इन्वायरमेंट में, ठीक है, अगर वातावरण की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो उस समय जो है इन्वायरमेंट में जो रेडान गैस है, जो अक्रिय गैस है, उसकी मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में जो है रेडान की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, और रेडान की मात्रा एक सूचक होता है किसका? भूकंप आने का। और रेडान कैसी गैस है? रेडान जो है एक अक्रिय गैस के अंतर्गत आती है। दूसरा, जिस जगह पे, ध्यान दीजिए, जिस जगह से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, ठीक, और जब सरफेस पर आती हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है। यहां पे पहले आप जो है इस फिगर को देखिए, ठीक है, जो फॉल्ट या फोल्ड जोन हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एग्जांपल लिया गया है इस फिगर में फॉल्ट का। अगर फॉल्ट मतलब कि कहीं से चट्टान जो है वो ब्रेक डाउन हुई है, कोई ऊपर गई हो, कोई नीचे गई हो, ठीक। तो इस स्थिति में होता क्या है कि भूकंपी जो है तरंगे उत्पन्न होती है। तो जहां से, मतलब पृथ्वी के अंदर जहां से तरंग उत्पन्न हो रही होती है, उसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे फोकस। और पृथ्वी के सतह पर सबसे पहले जहां पे डिटेक्ट होती है भूकंपीय तरंग, उसको बोलेंगे एपी सेंटर। ध्यान दीजिए, इसको बोलेंगे एपी सेंटर। कभी कभी फोकस को जो है हाइपो सेंटर भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इसका नाम याद रखिएगा, इसको हाइपो सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। क्या? हाइपो सेंटर, ठीक है। तो फोकस बोलिए चाहे हाइपो सेंटर। तो फोकस क्या है? जहां से तरंग उत्पन्न हो रही है, और पृथ्वी का वह पॉइंट, पृथ्वी के सतह पर वह पॉइंट जहां पे सबसे पहले डिटेक्ट होती है क्या? भूकंपीय तरंग, उसको बोलेंगे एपी सेंटर। तो ये पॉइंट होंगे क्या? एपी सेंटर और फोकस, ठीक। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भूकंप की गहराई के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, भूकंप की गहराई के आधार पर जो है हम भूकंप को जो है वो 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है। एक जो है, जैसे मान लें कि ज्यादा गहराई पे ना हो, ठीक है, ज्यादा गहराई पे ना हो, तो उसको भूकंप मूल की गहराई के आधार पर जो भूकंप को 3 वर्गों में बांट सकते हैं। एक, सामान्य भूकंप की स्थिति जो 0 से 50 किलोमीटर की गहराई पे उत्पन्न हो। दूसरा जो है मध्यवर्ती भूकंप की स्थिति, जिसमें 50 से लेकर 250 किलोमीटर की स्थिति हो। और तीसरा जो पोजीशन है बहुत ही गहरा, मतलब कि पताली भूकंप उसको बोलते हैं, जहां पे जो फोकस का जो पॉइंट होगा वो 250 से लेकर 700 किलोमीटर की गहराई पे होगा। तो ये पॉइंट हो गया। आखिर अगर हम लोग बात करें तो भूकंप की स्थिति में होता क्या है, ठीक है। तो भूकंप के दौरान जो है बहुत ही जो है ह्यूज अमाउंट में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो भूकंप के इस दौरान जो ऊर्जा भूकंप मूल से निकलती है उसे प्रत्यास्थ ऊर्जा, ठीक। क्या? प्रत्यास्थ ऊर्जा या इलास्टिक एनर्जी कहते हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब हम बात करेंगे भूकंपों का क्लासिफिकेशन, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो भूकंप है उनका क्लासिफाई आप कैसे कर सकते हैं, तो 2 मूल आधार हैं। पहला, उद्गम केंद्र की गहराई के आधार पे, ठीक है। एक तो जो गहराई है, जहां से फोकस पॉइंट की जो गहराई है उसके आधार पे जो है क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन क्या है, उनके उत्पत्ति का कारण, मतलब कि वो नेचुरल जो है वो भूकंप आ रहा है कि कृत्रिम तरीके से। तो उद्गम केंद्र की गहराई के आधार पर क्या हो सकता है? उथले भूकंप हो सकता है, मध्यवर्ती भूकंप हो सकता है, और गहरे भूकंप हो सकता है। तो उथले भूकंप का हमने क्या एग्जांपल लिया? जब फोकस पॉइंट जो है 0 से 50 किलोमीटर का हो तो वह उथले टाइप का हो गया। मध्यवर्ती भूकंप क्या? 50 से 250 किलोमीटर की गहराई पे अगर फोकस है तो मध्यवर्ती भूकंप हो गया। और गहरे भूकंप की स्थिति क्या होती है? जब 250 से लेकर 700 किलोमीटर की गहराई में अगर फोकस है तो वह गहरे भूकंप की स्थिति होगी। उत्पत्ति के कारकों के आधार पर अगर हम बात करें तो एक होता है नेचुरल कारण,
नेचुरल में, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जब जो है संतुलन मूलक भूकंप हो, जब मतलब कि बैलेंस बनाने की कोशिश करिए, तो उस समय जो चट्टानों में जो कंपन उत्पन्न होगा और भूकंप की स्थिति आएगी, तो वो क्या होगा, संतुलन मूलक भूकंप होगा। ज्वालामुखी भूकंप मतलब कि ज्वालामुखी जब उद्गार होता है उससे भी चट्टानें क्या होती है, एडजस्ट होती हैं, हिलती हैं, और उनके हिलने और कंपन की वजह से जो भूकंप होगा वो क्या होगा, ज्वालामुखी भूकंप होगा। वितलीय भूकंप जब जो है चट्टानों के एडजस्टमेंट की वजह से हो तो उसको वितलीय भूकंप बोलेंगे। विवर्तनिक भूकंप, जैसा कि हमने बोला कि जो पूरी पृथ्वी है वो छोटी बड़ी कई प्लेटों में विभाजित है, और इन प्लेटों के एडजस्टमेंट की वजह से क्या होगा, कंपन की स्थिति उत्पन्न होगी, और इसकी वजह से अगर भूकंप आता है तो वो क्या कहलाएगा, विवर्तनिक भूकंप। ठीक है। भूकंप के दौरान कई प्रकार की जो तरंगे हैं वो उत्पन्न होती हैं। ठीक है। तो जो तरंगे हैं उनको बोलेंगे भूकंपीय तरंगे। तो ये तरंगे जो है कितने प्रकार की होती हैं और उनका नेचर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो जो भूकंपीय तरंगे होती हैं मूलतः 3 प्रकार की होती हैं, ठीक, जिनको पी वेव, एस वेव और सरफेस वेव के नाम से जाना जाता है। तो ये आखिर पी, एस और सरफेस वेव है क्या, उनके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग बात करेंगे जो प्रारंभिक अथवा लंबात्मक तरंगे हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, पी वेव बोलते हैं, वो क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं। ठीक है। तो जो प्राइमरी और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ठीक, उनको पी वेव बोला जाता है। प्राइमरी का जो पी वर्ड है, पी लेटर है, उसको ले लिया गया है और उसी पे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको पी वेव बोलते हैं। अब ये जो तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। कैसी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो ध्वनि तरंगे होते हैं वो भी, उनका भी जो नेचर होता है वो लॉन्गिट्यूडनल ही होता है। इसका मतलब कि जो पी वेव का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, जो प्रॉपर्टी होगी, वो बिल्कुल ध्वनि तरंगों की माफिक होगी। ठीक है। तीनों भूकंपीय लहरों में सर्वाधिक तीव्र गति इसी की होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे फास्टेस्ट, मतलब कि सबसे तेज जो चलने वाली वेव होगी वो कौन सी होगी, वो होगी पी वेव। ठीक। अच्छा, अगर रेस में जो सबसे तेज जो चलेगा, ठीक है, सबसे तेज जो दौड़ेगा वो सबसे पहले पहुंचेगा। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ सरफेस पे, मतलब एपी सेंटर पॉइंट पे कौन सी वेव जो है वो सबसे पहले डिटेक्ट होगी, तो वो होगी पी वेव, और इसी वजह से इसका नाम प्राइमरी वेव है। ठीक है। क्योंकि इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है और सबसे पहले यही पहुंचती है। आगे अगर हम लोग बात करें तो ठोस के साथ साथ तरल माध्यम में भी चल सकती हैं। ठीक है। तो ये जो पी वेव है ठोस में भी, मतलब सॉलिड में भी चलती है और लिक्विड में भी चलती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यदि ठोस की तुलना में तरल माध्यम में इसकी गति मंद होती है। जैसा कि हम जानते हैं, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो साउंड वेव होती है उसका सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में जो स्पीड होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा जो है स्पीड होती है साउंड की, उसके बाद जो नंबर आता है वो लिक्विड का आता है, और सबसे कम जो स्पीड होती है वो गैस में होती है। ठीक है। तो घनत्व के आधार पर जो है जो ध्वनि तरंगें होती हैं उनकी स्पीड होती है, या जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है जो कि ध्वनि तरंग है, या जो पी वेव है, उनका जो नेचर होता है वो ऐसा ही होता है। ठीक है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा, उसके बाद जो कम होगा वो लिक्विड में होगा, और सबसे कम जो होगा वो गैस में होगा। ठीक है। तो घनत्व के प्रोपोर्शनल में इनकी स्पीड होती है। एस तरंगों की तुलना में इनकी गति 66% अधिक होती है। ठीक है। तो ये तो पॉइंट हो गया किसके बारे में, ये पॉइंट हो गए प्राइमरी वेव के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। ओके। अब ये जो है एक तरीके की एक इमेज है अर्थ के संरचना का। ठीक है। तो इसमें आप लोग देख सकते हो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है अर्थ क्रस्ट कहलाती है, उसके बाद मेंटल है, ठीक है, बीच में, और एकदम जो आप सेंटर में जो देख रहे हैं वो कोर है। ठीक है। तो कोर में जो 2 पोर्शन होते हैं, एक लिक्विड पोर्शन होता है, ठीक, और एक सॉलिड पोर्शन होता है। जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड होता है, ये आप देख सकते हो। ये जो पोर्शन है ये जो है वो लिक्विड होता है, ठीक, और जो केंद्र जो होता है वो, अगर हम लोग सेंटर की अगर बात करें, अगर हम इस सेंटर की बात करें तो ये जो हो सॉलिड होता है, और इसके चारों तरफ ये वाला जो पोर्शन है कोर का वो क्या होगा, लिक्विड होगा। ठीक। तो और इसके बाहर वाला जो पोर्शन है वो क्या है, मेंटल है। तो ये जो स्ट्रक्चर है एक ओवरव्यू है किसका, पृथ्वी का। नेक्स्ट।
अब हम जो दूसरी वेव है सेकेंडरी या अनुप्रस्थ या गौड़ तरंग, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसका नाम क्या इंडिकेट कर रहा है? सेकेंडरी। ठीक है, तो सेकेंडरी का मतलब कि जो पी वेव है इसके बाद ये जो है अर्थ सरफेस पे पहुंचती होगी। ठीक है, तो इन्हें एस तरंग कहा जाता है। चलिए, सही बात है। प्रकाश तरंगों की भांति ये चलती हैं, तो इनका जो नेचर होता है वो लाइट वेव की तरीके से होता है। और लाइट वेव जो होती है वो किस तरह की वेव होती है? ट्रांसवर्स वेव होती है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ठीक, अब सिर्फ ठोस माध्यम में ही चल सकती हैं। ठीक है, ये जो एस वेव है केवल और केवल जो है वो सॉलिड में ही चलेगी, लिक्विड में नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है। तो तरल माध्यम में प्राय यह लुप्त हो जाती है, चूंकि पृथ्वी के क्रोड से गुजर नहीं पाती हैं, अतः इस तरंगों से पृथ्वी के क्रोड के तरल होने के संबंध में अनुमान लगता है। इससे पहले वाला जो इसे आप लोगों ने डायग्राम देखा, ठीक है, उस डायग्राम की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर उस डायग्राम की अगर हम लोग बात करें तो उसमें इसमें देखिए, ठीक है, यहां पे जो ये वाला जो पोर्शन है वो लिक्विड कोर है। ठीक, जो आउटर कोर है वो क्या है? लिक्विड है, और जो इनर कोर है वो है सॉलिड। तो ये जो आउटर कोर जो लिक्विड है, यहां से एस वेव गुजर नहीं सकती, क्योंकि एस वेव कहां से गुजरेगी? केवल और केवल जो है वो सॉलिड से। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन से गुजरेगी और ये वाला जो सॉलिड है वहां से गुजर सकती है। ठीक है, तो इससे पृथ्वी की संरचना कैसी है वो पता चलेगा। ठीक, तो इससे इंडिकेट होता है कि जब इस पोर्शन में, ये वाला जो पोर्शन है आप देख सकते हैं, इस वाले पोर्शन में अगर वेव एस वेव नहीं जा रही है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वाला पोर्शन क्या है? लिक्विड है। तो इस तरीके से पृथ्वी की संरचना के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब हम चलते हैं सरफेस वेव के बारे में। ठीक है, सरफेस वेव के बारे में, तो जो सरफेस वेव है, ठीक, इन्हें एल तरंगे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल तरंगे। ठीक, और एल जो है वो लव से लिया गया है। किससे लिया गया है? लव से। ठीक है, लव का एल, क्योंकि लव नाम के जो जियो साइंटिस्ट थे उनके नाम पे इस तरंग का नाम रखा गया है। तो सरफेस या लॉन्ग पीरियड वेव्स भी इसको कहते हैं। ये पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती हैं। ठीक, जो अर्थ सरफेस है उसको ही ये जो है क्या है वो इफेक्ट करती हैं, और ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। ये अत्यधिक प्रभावशाली तरंगें हैं और सबसे लंबा मार्ग तय करती हैं। इनकी गति सबसे कम होती है, तो इनकी गति काफ़ी धीमी होती है और यह सबसे देर में पहुंचती हैं, और इनका प्रभाव सबसे विनाशकारी होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और सरफेस वेव, या जिसको एल वेव बोला जाता है, इनमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली कौन सी है? तो वो है एल वेव या धरातली वेव या सरफेस वेव। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और सबसे पहले कौन पहुंचती है? प्राइमरी वेव। सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है? तो प्राइमरी वेव की। ठीक है, तो अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश की तरंग की भांति कौन सी बिहेव करती है, तो वो है सेकेंडरी वेव या एस वेव। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट हमारा ये रहेगा कि आखिर इसको जो भूकंप आते हैं उनको डिटेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, अरे भैया, अब देखिए, जो भूकंप डिटेक्ट होता है कुछ इस तरीके का ग्राफ क्रिएट होता है। तो इन ग्राफों में अगर हम लोग थोड़ा विजुलाइज करें तो जो पी वेव है, पी वेव में जो ग्राफ है, थोड़ा आपको जो है इसका जो एम्पलीट्यूड दिखाई पड़ रहा है वो थोड़ा ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, उससे कम जो है एस वेव का दिखा रहा है। और यहाँ पे जो एल वेव है उनका जो एम्पलीट्यूड है, जो आयाम है, वो सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। तो जिसका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा वो ज़्यादा विनाशकारी होंगे। तो यहाँ पे इसका जो है आयाम क्या है? सबसे ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा है। तो ये जो तरंगे हैं एल वेव जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। और उसके बाद जो नंबर आता है पी वेव का, आता है सबसे कम नुकसान जो है वो एस वेव पहुंचाएंगी। तो ये चीज़ आखिर ये डिटेक्ट होता कैसे है? तो ये जो है जो सिस्मोग्राफ का ये फिगर है, ये जो है इस तरह की युक्ति बनी होती है। और यहाँ पे एक ये आप देख सकते हो, यहाँ पे जो एक चार्ट होता है और उसी चार्ट पे जो सुई जो है वो कंपन अपना शो करती है। तो जिस तरीके से जो है वो कंपन आता है उसको इस माफिक डिटेक्ट किया जाता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। पी और एस लहरें युग्म में चलती हैं, मतलब कि पी और एस जो है वो एक साथ चलती हैं। और पी एस की गति सर्वाधिक होती है, पी जी एस जी की गति न्यूनतम होती है, जबकि पी एस की गति दोनों के मध्य होती है। ठीक है, तो सरफेस और ग्राउंड की बात की जाती है। इन तरंगों की गति तथा भ्रमण पथ के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसकी जानकारी प्राप्त होती है। किसके बेस पे? पी वेव और एस वेव के बेस पे। ठीक है,
जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें हम भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, तो जिसे भूकंप की तीव्रता हम मापते हैं उस यंत्र को, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। जो इसकी पिछले वाला जो स्लाइड था उसमें जो है सिस्मोग्राफ का हमने चित्र देखा। आगे हम लोग बात करेंगे कि जो स्केल होता है जिसमें भूकंपीय तरंगों को हम मापते हैं, ठीक है, भूकंप को मापते हैं, वह स्केल कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे हम जो है 3 तरीके की स्केल की हम बात करेंगे। एक रॉसी फेरल स्केल, दूसरा मर्केली स्केल और तीसरा जो है रिक्टर स्केल होगा। ठीक है, ये है रिक्टर स्केल। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? सबसे पहले हम बात करेंगे रॉसी फेरल स्केल के बारे में। देखिए इसमें जो पॉइंट लिखे हुए हैं वो पॉइंट जो है आप ध्यान में रखिएगा। पॉइंट क्या है? इसकी जो स्केल पॉइंट होता है वो 1 से 11 होता है। ठीक है, तो रॉसी फेरल स्केल में 1 से लेकर 11 तक के पॉइंट होते हैं। मर्केली स्केल की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो 12 जो है वो 12 जो है पॉइंट्स होते हैं, 12 मापक होते हैं। रिक्टर स्केल अमूमन जो जिस स्केल पे न्यूज़ आती है, ठीक है, आप लोग सुने भी होंगे, वो आती है रिक्टर स्केल पे कि ये जो भूकंप है इतने रिक्टर स्केल का भूकंप आया। आखिर ये होता क्या है इसको जानेंगे। ठीक है, देखो यह एक लॉगरिथमिक वैल्यू होती है जिसकी तीव्रता 0 से लेकर 9 तक होती है। ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 0 से लेकर 9 तक का होता है। और रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में जो वो 10 गुना होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ये जो होता है वो रिक्टर स्केल पे आती है। ठीक है, तो इसको जो है वो किस पे काउंट करते हैं? रिक्टर स्केल पे। तो ये जो पैमाना जो होता है वो कैसे काम करता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये है रिक्टर स्केल। ये थोड़ा सा एक जो है एक मैथमेटिक्स का पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर रिक्टर स्केल पे 10⁻²है, ठीक है, और एक रिक्टर स्केल पे 10⁻⁴ है, तो लॉगरिथम वैल्यू अगर हटा लेते हैं, लॉगरिथम वैल्यू पे 10⁻² है और 10⁻⁴ है, तो इसका जो रिक्टर स्केल पे मान होगा, ध्यान दीजिएगा, रिक्टर स्केल पे इसका जो मान होगा 2 होगा और इसका जो मान होगा वो 4 होगा। ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंस की अगर हम बात करें, डिफरेंस की बात करें, तो अगर 10⁻² जिसका रिक्टर स्केल पे पैमाना जो है रिक्टर स्केल पे 2 आया है, अगर इसको हम लोग जगह ए माने और इसको जो है जगह 2 माने, ठीक है, तो जगह ए की तुलना में जो जगह जो ए है उसकी तुलना में अगर बी को माने, तो यहाँ पे 100 टाइम्स, ध्यान दीजिएगा, 100 टाइम्स ज़्यादा भूकंप आया है। ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो 10 के पावर में है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये जो स्केल यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है, ये -1 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 8 और 9 तक ये बना हुआ है। ठीक है, और हर एक स्केल में जो डिफरेंस है वो 10 टाइम्स का है। ठीक है, कितने टाइम्स का है? 10 टाइम्स का है, ये याद रखिएगा। तो कभी कभी प्रश्न में जो है आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि मैग्नीट्यूड में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अगर जैसे मान लें कि एग्जाम्पल दे दिया कि अगर कहीं पे 10⁻³ लॉगरिथम, मतलब कि रिक्टर स्केल पे अगर हम बात करें तो कहीं पे भूकंप जो है वो 3 आया है और वहीं पे कहीं पे रिक्टर स्केल में अगर 6 आया है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? इनमें जो डिफरेंस है वो 3 का है, तो पावर का डिफरेंस क्या होगा? 10⁻³। तो मतलब कि 1000 टाइम्स ज़्यादा यहाँ पे भूकंप की इंटेंसिटी होगी। तो ये याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब ये कभी कभी पूछा जाता है कि वह लाइनें जो समान भूकंप की स्थिति को जो है प्रदर्शित करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? तो वो कहलाएगी सिस्मो लाइन। तो आइसोसिस्मो लाइन, तो समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंपीय रेखा या भूकंप समाघात रेखा बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यह इंग्लिश में कहलाएगी आइसोसिस्मल लाइंस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आइसोसिस्मल लाइंस है क्या, तो वह भूकंपीय रेखाएं जो समान भूकंप को जो है दर्शाती हैं, तो उनको हम लोग बोलेंगे समभूकंपीय रेखा या भूकंप समघात रेखा या आइसोसिस्मल लाइंस। अच्छा, एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टाइम की बात की जा रही है, एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों, भूकंपीय जो क्षेत्र होते हैं उनको जो मिलाने वाली रेखा होगी वह होगी होमोसिस्मल लाइन। तो होमोसिस्मल लाइन एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो होमोसिस्मल लाइन कहलाएगी। अब हम बात करेंगे कि ये जो भूकंप है, ठीक,
पूरे अगर ग्लोब की बात किया जाए तो कहाँ पे ज़्यादा आता है, कहाँ पे कम आता है, मतलब कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे जो है हम उन क्षेत्रों को कैटेगराइज करेंगे जहाँ पे ज़्यादा आते हैं, फिर उनसे कम और सबसे कम। ठीक है, तो विश्व में भूकंप के वितरण उन्हीं क्षेत्रों से संबंधित है जहाँ पे भूगर्भिक रूप से अपेक्षाकृत कमजोर तथा अव्यवस्थित है। ठीक है, तो मतलब वही क्षेत्र जो है वहाँ पे भूकंप की स्थिति आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे भूपृष्ठ जो है वो ज़्यादा हलचल होने की संभावना रहती है। ठीक है, जहाँ पे इंस्टेबिलिटी और अस्थायित्व जो है वो ज़्यादा हो। तो जो जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो अनस्टेबल क्षेत्र है वहीं पे सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो हमें जो भूकंप के जो हमने कारण काउंट किए थे, ठीक है, तो उनको देखेंगे कि नेचुरल कारणों में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। वैसे क्षेत्र जहाँ पे ज्वालामुखी ज़्यादा आते हो, ठीक है, तो उन क्षेत्रों में क्या होगा, भूकंप आएगा। वैसे क्षेत्र जहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक जो एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हो, तो वहाँ पे भूकंप क्या होंगे, वो ज़्यादा आएंगे। तो जो हमने पहले पढ़ा उन्हीं कारकों को अगर दिमाग में रखें तो हमें आइडिया लग जाएगा कि ग्लोब पे भूकंप कहाँ सबसे ज़्यादा आएंगे। ठीक है, भूकंप के ऐसे क्षेत्र मोटे तौर पर दो विवर्तनिक घटनाओं से संबंधित हैं। ठीक है, तो दो विवर्तनिक घटनाएं, एक प्लेट के किनारे के सहारे वाले क्षेत्र, ध्यान दीजिए, प्लेट के किनारे सहारे वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे जो फिर से मैं क्लियर कर दूं, प्लेट का मतलब ये है कि पूरी जो ग्लोब है, ठीक है, पूरी जो पृथ्वी है कई छोटे और बड़े प्लेटों में बटी हुई है। ठीक है, तो जो बड़े प्लेटें हैं वो 7 तरीके की बताई गई हैं और छोटे प्लेटों की संख्या जो आज की डेट में जो है 200 से ज़्यादा है। ठीक है, तो उन प्लेटों के किनारे के सहारे जो भूकंप ज़्यादा आते हैं। दूसरा जो है भ्रंशों के सहारे, जो फॉल्ट हैं उनके किनारे वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे भी भूकंप की स्थिति ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो विश्व में अगर बात करें, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे अगर बात किया जाए तो भूकंप की कुछ विस्तृत पेटियां हैं जो कि निम्न नामों से जानी जाती हैं। एक जहां पे सबसे ज्यादा भूकंप आता है वो है प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, पैसिफिक कोस्टल बेल्ट। तो यह क्या है, यह विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र वाला क्षेत्र है जहां पे 63%, मतलब कि पूरे विश्व में जितने भी भूकंप आते हैं उसका 63% भूकंप जो है इसी क्षेत्र में आता है। किसमें, पैसिफिक कोस्टल बेल्ट में आता है, प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में आता है। ठीक है, और इस क्षेत्र में अगर देश की अगर हम बात करें तो चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड आदि आते हैं। अगर इन देशों के अगर जैसे मैंने नाम लिया चिली, अलास्का, कैलिफोर्निया, न्यूजीलैंड, जापान, ये आखिर ये क्षेत्र है कहाँ, ये हैं पैसिफिक ओशियन के। ठीक है, तो भूकंप का सीधा संबंध जो है प्लेट अभिसरण भूपृष्ठीय ठीक के चट्टानी संस्तरी भ्रसन तथा ज्वालामुखी सक्रियता से। अगर इन क्षेत्रों की अगर हम बात करें, ठीक है, सबसे अच्छा रहेगा इसको मैप में देखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग किस में देखेंगे, मैप में देखते हैं। इसको हम लोग देखेंगे मैप में। अब देखो, जिस बेल्ट की हम लोग बात कर रहे हैं वो बेल्ट ये है, इसका कलर ये वाली बेल्ट की बात की जा रही है। ठीक है, ये वाली बेल्ट की बात की जा रही है। ठीक, देश में जो हम लोगों ने नाम लिया था वो देश कौन कौन से हमने नाम लिया था, चिली। ठीक है, तो चिली क्या है, दक्षिण अमेरिका का देश है, तो चिली, कैलिफोर्निया, और इधर आप आ जाइए जापान आ जाइए, इधर जो है ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है, न्यूजीलैंड वाला क्षेत्र है। तो ये वाली जो बेल्ट है, इस बेल्ट के सहारे जो है आपको जो है ज्वालामुखी गतिविधियां भी दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, तो ज्वालामुखी भी सबसे ज्यादा जो है इसी बेल्ट में पाए जाते हैं। और ये जो आप एक रिंग टाइप की जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इनको ज्वालामुखी उद्गार सबसे ज्यादा होने की वजह से इसको रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर, मतलब कि आग की वलय। तो यहाँ पे अगर यहाँ से इधर आप चलना स्टार्ट करोगे तो पूरी एक ज्वालामुखी उद्गार की जो है पूरी एक लाइन दिखेगी। यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट जो है वो अक्सर हुआ करते हैं। ठीक, और जैसा कि हमने जाना, जो ज्वालामुखी विस्फोट है वो भूकंपी तरंगे, मतलब भूकंप लाने का सबसे बड़ा कारण है। तो चूंकि यहाँ पे जो है ज्वालामुखी का क्षेत्र है तो यहाँ पे हलचल होना जो है वो क्या है, लाजमी है। तो अगर यहाँ पे हलचल हो रहा है तो यहाँ पे भूकंप तो आएगा। तो ये वाला जो क्षेत्र है पूरी ग्लोब की अगर बात करें, ठीक, तो 63% जो है यही सरकम पैसिफिक बेल्ट में ही भूकंप आते हैं। दूसरे अगर हम लोग बेल्ट की बात करें, ठीक है, तो दूसरा बेल्ट क्या है, दूसरा बेल्ट है
ये जो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है वो, ठीक है। तो इस पेटी में विश्व के 21%, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, पूरे ग्लोब का जो है 21% भूकंप जो है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में आते हैं, ठीक है। और यह प्लेटी अभिसरण का क्षेत्र है, इसमें आने वाले अधिकांश भूकंप संतुलन मूलक और भ्रंश मूलक, ठीक है। इसमें जो प्लेटें जो एडजस्ट होती हैं उनकी वजह से और जो फॉल्ट उत्पन्न होते हैं उनकी वजह से। तो यह पट्टी जो है केप वर्डे से शुरू होकर अटलांटिक महासागर, भूमध्य महासागर को पार कर काकेशस, हिमालय जैसी नवीन पर्वत श्रेणियों से होते हुए दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी पूर्वी द्वीपों में जाकर प्रशांत महासागरीय पेटी में मिल जाती है। और भारत का भूकंपीय क्षेत्र इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जो मध्य अटलांटिक मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है, यही बेल्ट के अंतर जो भारत में आने वाले भूकंप हैं, ठीक, वो इसी में आते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग बात करें, ठीक, मैप में, तो इसकी मैप में क्या पोजीशन है। अगर मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट को अगर हम देखें मैप में, तो ये क्या है, ये है भाई साहब, ठीक है। तो जो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, वो यहां से, तो क्या बोला था कि जो अटलांटिक ओशियन है, ठीक है, ये अटलांटिक ओशियन वाला ये क्षेत्र है, ठीक है। अटलांटिक ओशियन के यहाँ किनारे से स्टार्ट होकर इधर ये हिमालय, यहाँ पे ये हिमालय, यहाँ से अगर हम देख लें तो अटलांटिक ओशियन इधर जो है वो मेडिटेरियन सी, यहाँ कैकेसियस आल्प्स पर्वत को क्रॉस करते हुए, हिमालय क्रॉस करते हुए, ठीक है, इधर यहाँ तक पैसिफिक बेल्ट तक ये जो है इसका विस्तार। तो ये वाली जो पेटी है ये है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। और यह पूरे भूकंप के वितरण की अगर हम बात करें तो 21%, मतलब कि 21% जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसी में। अब नेक्स्ट क्षेत्र की हम बात करें जहां पे भूकंप आते हैं, ठीक है, वो है मिड अटलांटिक बेल्ट या मध्य अटलांटिक कटक, ठीक। तो मध्य अटलांटिक कटक का मतलब होता है मिड अटलांटिक ओशन रिज। जो रिज होता है उसी को हिंदी में कटक बोलते हैं, ठीक है। तो मध्य अटलांटिक कटक में स्पिट्सबर्जन तथा आइसलैंड से लेकर बोवेट द्वीप दक्षिण तक विस्तृत है और इनमें सर्वाधिक भूकंप भूमध्य रेखा के आसपास में पाए जाते हैं, ठीक है। जो इक्वेटर लाइन है वहाँ का जो वहाँ वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो भूकंप पाए जाते हैं। और सामान्यतः इस पेटी में कम तीव्रता के भूकंप आते हैं और इनका संबंध प्लेट के अपसरण व रूपांतरण से है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो देखने को मिलती है। आखिर ये है क्या, ठीक है, ये जो पोजीशन है इसको देखेंगे हम लोग मैप में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो कहानी है यहाँ आइसलैंड से स्टार्ट होके, ठीक है, और इधर जो है यहाँ साउथ अटलांटिक ओशियन तक इसका विस्तार है। और जो बोला जा रहा है कि जो इक्वेटरल लाइन है, ठीक है, इक्वेटर लाइन है यहाँ पे, यहाँ वाला जो पोर्शन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है भूकंपीय हलचल देखने को मिलती है। और दूसरी बात यहाँ पे जो टोटल भूकंप है, ठीक, उसका केवल और केवल जो है 16% यहाँ पे भूकंप आता है, ठीक। दूसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, ठीक, दूसरा पॉइंट जो अदर क्षेत्र हैं जहाँ पे भूकंप की स्थिति जो है देखने को मिलती है वह क्या है अन्य क्षेत्रों में। तो अदर रीजन्स में पूर्वी अफ्रीका की लंबी भूभ्रंश घाटी, अदन की खाड़ी से अरब सागर तक का जो क्षेत्र है, हिंद महासागरीय भूकंपीय पेटी जो है इसमें शामिल है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो हाँ, यहाँ पे ये आप देख सकते हो। तो जो इन्होंने क्या बोला है पूर्वी अफ्रीका, तो पूर्वी अफ्रीका मतलब कि ये वाला जो पोर्शन है वहाँ की बात की जा रही है, ठीक है। जो यहाँ पे जो है आपको जो है भूभ्रंश मतलब कि जो फॉल्ट हैं, ठीक, वो दिखाई पड़ेंगे। और अदन की खाड़ी, यहाँ पे जो है ये अदन की खाड़ी, यहाँ पे अरब सागर का जो क्षेत्र है तथा हिंद महासागर का जो क्षेत्र है वो इसमें जो है ये जो इंडियन ओशन है, ये वाला जो पोर्शन है वो इंडियन ओशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कुछ पोर्शन पे जो है वो आपको जो है भूकंप की गतिविधियाँ दिखाई पड़ेंगी। यहाँ पे जो है जो प्लेट है वो हलचल यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने पूरा सब कुछ जाना किसके बारे में, ये हमने जाना भूकंप क्या होता है, ठीक है, क्यों आता है और क्यों आता है के साथ साथ में इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अब भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं, और ये जाना कि ये जो भूकंप हैं पूरे विश्व में इनका वितरण कैसे है, ठीक। यह वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।